नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रिपल ई बैंक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोटर का पार्ट 8। इससे पहले पार्ट 7 तक अपलोड कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले वो देखें, फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग इस कम्युनिटी से जुड़ सके और चैनल को सपोर्ट मिल सके और आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर से जो एमसीयू बन रहा है आर के राजपूत का, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि बुकोज रिले इज यूज्ड इन। बोल रहा कि बुकोज रिले कहाँ यूज होता है। तो मोटर प्रोटेक्शन में, लाइन प्रोटेक्शन में, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में, नॉन में। तो देखिए, हम लोगों ने मोटर भी पढ़ा, जनरेटर भी पढ़ा, सिर्फ लाइन नहीं पढ़ा है। तो मोटर में तो कहीं हम लोगों ने ऐसा चर्चा किया ही नहीं कि मोटर में बुकोज रिले रिले का कोई, रिले नाम का कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा है, ठीक ना। तो हम लोग हमेशा बात करते आ रहे हैं कि जिस ट्रांसफार्मर में ऑयल होगा उस ट्रांसफार्मर में हम लोग बुकोज रिले लगाते हैं। तो कहाँ पे यूज होगा, तो हमारा 200 का आंसर हो जाएगा सी, कि ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन में हम लोग बुकोज रिले का यूज करते हैं। तो 200 का हो गया हमारा सी। अब आगे बढ़ते हैं। 201 नंबर सवाल पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लाइकली टू सफर मैक्सिमम डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव टेम्परेचर राइज। बोल रहा है कि हमारा ट्रांसफार्मर का कौन सा पार्ट जो है डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज होगा ड्यू टू एक्सेसिव टेम्परेचर। अगर एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो तो कौन सबसे ज़्यादा डैमेज होगा, ठीक ना। सफ़र करेगा मतलब डैमेज को एक्सेप्ट करेगा, ठीक ना। मतलब कौन सबसे ज़्यादा डैमेज होगा। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा हीटअप किस में होता है, हमारा सबसे ज़्यादा हीटअप होता है वाइंडिंग में, ठीक। क्योंकि वाइंडिंग बना होता है कॉपर का, और जब हम लोग लोड लगाते हैं तो कॉपर से ज़्यादा करंट फ्लो होता है, और जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा लॉस होगा। तो लॉस का मतलब ये होता है हीट होना। लॉस होगा तो मटेरियल हीट होगा। अब हीट होगा, उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग ऑयल डालते हैं ट्रांसफार्मर में। अगर छोटा ट्रांसफार्मर है तो नेचुरल कूलिंग करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रेटिंग का है तो एयर ब्लास्ट करते हैं। अगर नॉर्मल मीडियम रेटिंग का है तो हम लोग ऑयल लगाते हैं उसमें, ठीक। तो सबसे ज़्यादा डैमेज हमारा होगा वाइंडिंग। तो वाइंडिंग डैमेज होगा तो वाइंडिंग के ऊपर में क्या होता है, इंसुलेशन होता है। मतलब कॉपर का जो वायर होता है उसके चारों ओर इंसुलेटिंग मटेरियल लगा रहता है। तो कॉपर का वायर हीट होगा तो इस मटेरियल को डैमेज कर देगा। मटेरियल डैमेज हुआ ना, शॉर्ट सर्किट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉपर का वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा दूसरे कॉपर वायर का के साथ, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा 201 का ए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 202 नंबर सवाल क्या है हमारा, इन ए ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड द इनपुट वोल्टेज। बोल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर नो लोड के कंडीशन में इनपुट वोल्टेज क्या होता है। तो नो लोड के कंडीशन में क्या होता है ना, जो हमारा इनपुट ये मान लीजिए वोल्टेज को अगर रेफरेंस लेते हैं, तो अगर लोड लगा हुआ नहीं है तो हमारा जो ट्रांसफार्मर का कॉयल है वो लीडिंग टाइप, मतलब वो जो कॉयल होता है वो उसमें वो लैगिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करवाता है। मतलब जितना भी कॉयल से बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसमें लैगिंग पावर फैक्टर होता है। मतलब जिसमें इंडक्टर का रोल आ गया। इंडक्टर किसको कहते हैं, जब कॉयल किसी भी वायर को कॉयल बना देते हैं तो इंडक्टर बनता है, ठीक। तो इंडक्टर कहीं भी अगर आ रहा है तो वो लैगिंग पावर फैक्टर देगा। तो कॉयल हमारा इंडक्टिव लोड की तरह काम करता है, तो उसमें लैगिंग पावर फैक्टर होगा। तो हमको यहाँ सवाल पूछ रहा है कि जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज होता है वो क्या होता है। तो हमको वोल्टेज के बारे में बताना, तो हमको यहाँ करंट रेफरेंस लेना होगा। तो वोल्टेज जो है वो क्या करेगा, लीड करेगा किससे, करंट से, ठीक। अगर इस चीज़ को हम लोग घुमा देंगे तो देखिए डायग्राम ऐसे बनता था। जब हम लोग वोल्टेज को रेफरेंस लेते तो डायग्राम ऐसे बनता था। अब हम लोग को करंट को रेफरेंस लेना है, तो वोल्टेज लीड हो रहा है, यहाँ भी लीड कहलाएगा। लीड मतलब वोल्टेज आगे है करंट से। अगर जो चीज़ आगे होता है वो लीड कहलाता है, और जो चीज़ पीछे है वो लैग कहलाता है। अगर वोल्टेज के पास खड़ा हो जाए और पूछेंगे करंट क्या कर रहा है तो बोलेंगे लैग। अगर करंट के पास खड़ा हो जाए तो पूछेगा वोल्टेज क्या कर रहा है तो लीड कर रहा है, ठीक। तो कितना डिग्री लीड कर रहा है, 90 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए 90 डिग्री लीड का ऑप्शन कहाँ है। इट इज ऑलवेज नो, बी भी नहीं है। लीड्स द मैग्नेटाइजिंग करंट बाय 90 डिग्री। लीड्स द मैग्नेट लैक्स द मैग्नेटाइजिंग करंट बाय 90 डिग्री। तो हमको वोल्टेज के बारे में पूछा है तो वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है। तो लीड का ऑप्शन देखिए कहाँ है, सी में है।
तो 202 का आंसर हो जाएगा सी, कि जो हमारा वोल्टेज है वो लीड करेगा मैग्नेटाइजिंग करंट से 90 डिग्री पर। ठीक, अब देखिए 203 नंबर सवाल क्या है। 203 नंबर सवाल पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ यूजफुल फ्लक्स लिस्ट डिपेंड ऑन, बोल रहा है कि जो हमारा यूजफुल फ्लक्स है वो सबसे ज़्यादा कम किस पे डिपेंड करता है। अब लिस्ट फ्लक्स, इसमें ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स है, यूजफुल फ्लक्स है, वो कम से कम डिपेंडेंट किस पे है, लोड पे, मैग्नेटोमोटिव फोर्स पे, या वोल्टेज पे, या ऑल ऑफ एबव। तो 203 का हमारा आंसर हो जाएगा लोड। जो हमारा मैग्नेट यूजफुल फ्लक्स होता है वो लोड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, याद रखिएगा। तो 203 का आंसर हो गया हमारा ए। अब 204 सवाल देखिए क्या पूछे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर पार्ट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ऑल्सो सर्व एज द सेकेंडरी वाइंडिंग। बोल रहा है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मर है जिसका प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक ही होता है। यहाँ पे लोड लगा रहा था और ये टैप मूवेबल होता है, ये वाला टैपिंग। तो इस प्राइमरी वाइंडिंग को ही हम लोग एज ए सेकेंडरी भी यूज कर सकते हैं। प्राइमरी में तो यूज हो ही रहा है, तो इसको अगर मूवेबल करेंगे तो पूरा का पूरा वाइंडिंग यूज होगा, तो पूरा का पूरा प्राइमरी वाइंडिंग उस टाइम यूज में आ जाएगा आउटपुट में। तो प्राइमरी वाइंडिंग को एज ए सेकेंडरी वाइंडिंग भी यूज करते हैं किसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो आंसर हो जाएगा 204 का हमारा बी, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक, 205 नंबर सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिड्यूस्ड व्हेन द फ्लक्स डेंसिटी इन ए ट्रांसफार्मर कोर इज इंक्रीज्ड। बोल रहा है कि हम लोग इन चारों ऑप्शन में क्या रिड्यूस्ड करेंगे जब हमारा फ्लक्स डेंसिटी ट्रांसफार्मर का इंक्रीज हो, कोर का। ठीक ना, ट्रांसफार्मर का जो कोर है इसका अगर फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स का डेंसिटी मतलब फ्लक्स जो यहाँ पे जा रहा था, मान लीजिए पहले 2 गो फ्लक्स मतलब मान लीजिए पहले 4 वेबर का फ्लक्स जा रहा था, मान लेते हैं ये 4 वेबर का जा रहा था, अब हम लोगों ने 8 वेबर कर दिया। ठीक, तो फ्लक्स का डेंसिटी बढ़ गया ना, मतलब वॉल्यूम इतना ही है, वॉल्यूम तो छेड़छाड़ नहीं कर रहे कोर में। अब ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो डेंसिटी भी बढ़ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा। अब डेंसिटी बढ़ेगा तो हमारा क्या डिक्रीज होगा, तो हमारा ट्रांसफार्मर का जो है साइज वो डिक्रीज हो जाएगा अगर हम लोग फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक ना, तो 205 हमारा 205 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, कि साइज ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर हम लोग फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो। ठीक, अब 206 नंबर सवाल पूछ रहा है बर्डन ऑफ ए करंट ट्रांसफार्मर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन। बोल रहा है कि जो करंट ट्रांसफार्मर में बर्डन होता है उसको हम लोग किस टर्म में एक्सप्रेस्ड करते हैं, मतलब दर्शाते हैं, किस टर्म में दर्शाते हैं, हम लोग उसको दर्शाते हैं। 206 का हो जाएगा हमारा, पहला बोल रहा है ऑप्शन बोल रहा है कि ए में बोल रहा है एम्पियर, बी में बोल रहा वोल्ट, सी में बोल रहा वोल्ट एम्पियर। तो हम लोग जो ट्रांसफार्मर का करंट ट्रांसफार्मर का बर्डन होता है उसको हमेशा वोल्ट एम्पियर में दर्शाते हैं। तो 206 का हो जाएगा हमारा सी। देखिए समझाने लायक वैसा कुछ है नहीं, इसलिए ज़्यादा आज समझा नहीं रहे हैं। जहाँ पे लगेगा कि हाँ समझाने ज़रूरत है फिगर के द्वारा तो हम जरूर समझाएंगे। ठीक है, बाकी ये सब आप सिर्फ याद ही रख सकते हैं, और नहीं तो बहुत ज़्यादा समझाना पड़ेगा, मतलब उतना एक्सप्लेनेशन तो यहाँ कर नहीं पाएंगे क्योंकि एक थोड़ा सा बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए 207 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। तो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है ना वो हमेशा केवीए में एक्सप्रेस्ड करते हैं। ठीक, कहीं भी किलो वाट वगैरह में नहीं देखते हैं ट्रांसफार्मर का रेटिंग। ठीक ना, तो ये तो सिंपल ही है, आपको दिखाएं भी है, तो चलिए ट्रांसफार्मर आपको दिखा देते हैं। तो 207 का आंसर क्या हो जाएगा ए। तो देखिए केवीए में कैसे रहता है, फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो दिया हुआ 25 के भी, ये देखिए के भी में दिया हुआ, कहीं वाट वगैरह कुछ तो है यहाँ पे रेटिंग में। तो 3 स्टार वाला ट्रांसफार्मर है, मतलब स्टार कनेक्शन है लास्ट में, और 25 के वी का है। ठीक, तो ये जो रेटिंग होता है ट्रांसफार्मर का वो के वी में दर्शाते हैं। और देखिए केवीए में दर्शाने का मेन रीज़न क्या है ना, जो हमारा टोटल लॉसेस होता है ट्रांसफार्मर में, जितना लॉस हो रहा है ना वो डिपेंड करता है हमारा वोल्ट एम्पियर पे। ठीक, तो इसीलिए हम लोग को टोटल, देखिए वी ए किसका क्या बोलते हैं यूनिट है, वो यूनिट होता है टोटल लॉस का। ठीक, सॉरी टोटल पावर का। तो टोटल पावर का फॉर्मूला होता है
उसमें वोल्ट V इंटू आई होता है टोटल पावर, ठीक। तो उसका यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर। तो हमारा जितना भी लॉस है वो डिपेंड करता है वोल्ट एम्पियर पे, ठीक। तो इसीलिए हमको ट्रांसफार्मर को केवीए में दर्शाना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 208 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है। 208 का सवाल है, ए टैप चेंजर इज़ यूज ऑन ए ट्रांसफार्मर। बोल रहा है कि टैप चेंजर का यूज हम लोग ट्रांसफार्मर में क्यों करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा, तो देखिए जो हमारा टैप चेंजर कहाँ लगा रहता है, हम लोग देखिए इनपुट में जो वोल्टेज देना है वो तो हम लोग देंगे ही। अब आउटपुट में क्या है ना, हमको वोल्टेज को वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो हम लोग उस टाइम में क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, टैप डालते हैं, टैपिंग डालते हैं। तो ट्रांसफार्मर में टैपिंग डालने का मेन मकसद पता है क्या है, कि हम लोग वोल्टेज को वेरी कर सके। मतलब हम लोग को अगर आउटपुट पे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो इस टैप चेंजर को इंक्रीज मतलब ऊपर की ओर ले जाएंगे, वोल्टेज को कम करना तो नीचे की ओर ले जाएंगे, तो ये मूवेबल होता है। तो ये किस पार्ट में लगा होता है, तो ये सेकेंडरी पार्ट में लगा होता है, क्योंकि हमारा लोड सेकेंडरी में रहता है और हम लोग को एडजस्टमेंट करना होता है आउटपुट में। तो सेकेंडरी पार्ट में हम लोग को वोल्टेज का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसलिए हम लोग टैप चेंजर का यूज करते हैं। तो 208 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक ना। अब 209 नंबर सवाल देखिए क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव द म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट। बोल रहा है कि, तो ये हमारा यह सवाल बोल रहा है कि जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी में जो म्यूचुअल कपलिंग होता है दो सर्किट के बीच, ठीक ना। तो उसको इम्प्रूव कौन करता है, फ्लो मतलब इन चारों में से, फ्लोइंग में से हमको कौन इम्प्रूव करके देगा प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच जो म्यूचुअल कपलिंग हो रहा है सर्किट में, ठीक। तो ये हमको लो रिलेक्टेंस मैग्नेटिक कोर रहेगा ना, तो हमको प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच जो है ना वो म्यूचुअल कपलिंग को इम्प्रूव करके देगा, मतलब बेटर बना के देगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 209 का सी, लो रिलेक्टेंस मैग्नेटिक कोर। कोर का रिलेक्टेंस लो रहेगा तो फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा पास होगा, ठीक ना। तो म्यूचुअल फ्लक्स होता है उसको इम्प्रूव कौन करेगा, तो हमारा अगर पाथ का रिलेक्टेंस कम है, ऐसा होता है रिलेक्टेंस को दर्शाते हैं, ये अगर लो रहेगा तो फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा पास होगा, क्योंकि फ्लक्स का पाथ में बाधा रिलेक्टेंस डालता है। तो अगर हम लोग मटेरियल का रिलेक्टेंस कम रखेंगे तो फ्लक्स का बाधा डालने का काम कम हो जाएगा। तो दो सर्किट के बीच जो म्यूचुअल फ्लक्स है, यहाँ पे फ्लक्स नहीं लिखा तो म्यूचुअल का मतलब वही आ गया, ठीक ना। म्यूचुअल कपलिंग जो हो रहा है, तो क्या कपलिंग, फ्लक्स का ही कपलिंग होता है। तो वो उसको कम कौन कर सकता है, जब हमारा रिलेक्टेंस पाथ का कम हो, ठीक। 210 नंबर सवाल क्या है देखिए, लीकेज फ्लक्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर में भी मिनिमाइज बाय। बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में जो लीकेज फ्लक्स है, जो हमारा लीकेज फ्लक्स है उसको मिनिमाइज कौन करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, कि एवॉइड ओवरलोड्स, ये नहीं होगा, कीपिंग मेंटेनिंग करंट टू द मिनिमम। तो देखिए हमारा जो लीकेज फ्लक्स है ट्रांसफार्मर का वो मिनिमाइज हम लोग करेंगे अगर टर्न जो है प्राइमरी और सेकेंडरी का टर्न रेशियो, जो टर्न जो है मतलब N1 और N2 को कम करके, मतलब टर्न का प्राइमरी और सेकेंडरी का जो है नंबर ऑफ टर्न को अगर कम करेंगे तो हमारा लीकेज फ्लक्स भी कम होगा, ठीक। तो हमारा 210 का आंसर हो जाएगा हमारा 200, सॉरी यहाँ 210 का जो है ना वो टर्न को अगर कम करेंगे तो हमारा लीकेज फ्लक्स कम नहीं होता है। तो इसमें देखिए हम लोग को अगर लीकेज फ्लक्स को कम करना, क्योंकि एन पे डिपेंड लीकेज फ्लक्स नहीं करता, ठीक। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। तो हमारा देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, कीपिंग मैग्नेटाइजिंग करंट टू द मिनिमम। मैग्नेटाइजिंग करंट को भी कम करेंगे तो लीकेज कम नहीं होगा। रिड्यूसिंग द रिलेक्टेंस ऑफ द आयरन कोर ऑफ ए मिनिमम, ये भी नहीं होगा। अब सेक्शनलाइजिंग हाँ, जब हम लोग सेक्शनलाइजिंग और इंटरलीविंग करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग को, मतलब बाइंडिंग को जब सेक्शनलाइज मतलब पार्ट पार्ट में तोड़ देंगे और इंटरलीविंग करेंगे तो हमारा क्या होगा, लीकेज फ्लक्स कम होगा। मतलब हम लोग को जो है सेक्शनलाइज करना पड़ेगा वाइंडिंग को, ठीक ना, मतलब पार्ट पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा लीकेज फ्लक्स कम होगा। तो 210 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब देखिए 211 नंबर सवाल क्या है, द मैग्नेटाइजिंग करंट फॉर साइनोसोइडल वोल्टेज अप्लाई विल बी। बोल रहा है कि अगर हम लोग साइनोसोइडल साइन वेव अगर अप्लाई किए हुए हैं तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा। तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो है ना वो साइनोसोइडल भी हो सकता है और नॉन साइनोसोइडल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सेचुरेशन पॉइंट पे, ठीक। कि जो हमारा कोर है, अगर कोर सेचुरेट हो गया तो हम लोग अगर
क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल फ्लक्स, अगर साइनोसॉइडल मैग्नेटाइजिंग करंट डाल भी रहे हैं ना, तो मैग्नेटाइजिंग नहीं, सॉरी, हम लोग अगर साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाई भी कर रहे हैं तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो इंक्रीज और नहीं होगा, तो उस टाइम क्या होगा, नॉन साइनोसॉइडल बिहेवियर दिखाना चालू कर देगा। तो वही डिपेंड करता है कि वो साइनोसॉइडल और नॉन साइनोसॉइडल होगा, जब सेचुरेशन पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ठीक ना। कि हम लोग अगर वोल्टेज को मतलब साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नेटाइजिंग करंट जरूरी नहीं है कि साइनोसॉइडल ही होगा, ठीक, नॉन साइनोसॉइडल भी हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 211 का सी। अब देखिए 212 नंबर सवाल बोल रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज। देखिए सिंपल सा सवाल है कि स्टेप अप बोल रहा है, स्टेप अप का मतलब होता है कि सेकेंडरी का वोल्टेज को बढ़ाना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज क्या, हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन किसका करते हैं, वोल्टेज का करते हैं, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 212 का हो जाएगा, 212 का सी वोल्टेज को, ठीक है। अब 213 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ट्रांसफार्मर कोर आर बिल्ड अप फ्रॉम लेमिनेशन रदर देन फ्रॉम सॉलिड मेटल सो दैट। बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो कोर है, ये वाला कोर, इसको हम लोग लेमिनेशन क्यों करते हैं, मतलब देखिए स्ट्रिप में कटा हुआ रहता है कि ये एक पतला सा स्ट्रिप है। अगर सामने से देखिएगा, मतलब देखिए इसको ऐसे देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा 3D में देखते हैं। तो बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, देखिए उसको, ये एक स्ट्रिप हो गया, ये दूसरा स्ट्रिप हो गया, या तीसरा स्ट्रिप, या चौथा स्ट्रिप, इस तरह स्ट्रिप पीछे तक लगा रहता है। मतलब ये सब सब पार्ट पार्ट में अगर खोलेंगे ना खुल जाएगा, और ये नट के द्वारा कसा रहता है, ठीक, यहाँ भी नट लगा रहता है, यहाँ भी एक नट लगा रहता है, और योक डाल देते हैं कि स्टील वाला, और योक में इसको टाइट करके बिठा देते हैं। ट्रांसफार्मर कभी खोल के देखिएगा ना तो आपको दिखेगा। तो बोल रहा है कि ये हम लोग मतलब इतना काट काट के क्यों लिए, मतलब जैसे ये एक चक्का है, इसके ऊपर एक चक्का लिए, इसके ऊपर एक फिर चक्का लिए, तो ऐसे काट काट के क्यों ले रहे हैं। हम लोग एक सॉलिड मतलब इतना मोटा, थोड़ा मोटाई का, मान लीजिए इतना मोटा चक्का एक साथ ले लेते तो नहीं होता इतना मोटा। तो इसको नहीं लेके हम लोग पार्ट पार्ट में काट काट के क्यों लिए। तो देखिए काट काट के इसलिए लेते हैं कि अगर हम लोग लेमिनेट करेंगे ना, मतलब काटेंगे ना, तो इससे क्या होगा, करंट को फ्लो होने के लिए एक छोटा पाथ रहेगा। अगर सॉलिड रहता पूरा, ये पूरा का पूरा सॉलिड रहता, मतलब एक साथ जुटा हुआ रहता, पिघला के जोड़ देते एक साथ, तो करंट को बहुत लंबा पाथ मिल जाता फ्लो होने के लिए। अब करंट जितना ज़्यादा लंबा पाथ से फ्लो होगा उतना ज़्यादा एडी करंट लॉस देगा। तो पार्ट पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या होगा ना, कि करंट को छोटा छोटा पाथ मिलेगा, तो छोटा छोटा पाथ मिलेगा तो करंट उतना इफेक्टिव नहीं होगा, जिस कारण से एडी करंट लॉस कम हो जाता है। तो लेमिनेशन का मेन पर्पस होता है एडी करंट लॉस को कम करना। तो वही बोल रहा है ट्रांसफार्मर में हम लोग लेमिनेशन का, मतलब ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसको लेमिनेट करके क्यों बनाते हैं, उसको सॉलिड मेटल में क्यों नहीं यूज कर लेते हैं हम लोग। तो रीज़न इसका है कि एडी करंट को हमको लॉस रिड्यूस करना होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, 213 का हो जाएगा हमारा डी, कि हमको एडी करंट लॉस को दूर करना होता है, इसलिए हम लोग लेमिनेट करके बनाते हैं, ठीक है ना, कोर को एक सॉलिड मेटल ना लेके उसको पार्ट पार्ट में तोड़ तोड़ के लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पेज हो गया कॉपी का, उसके पीछे और एक पेज, तो बोल रहा है कि एक ही पेज इतना मोटा ले लेते तो नहीं होता, तो उतना मोटा पेज लेके हमको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें एडी करंट लॉस ज़्यादा होगा, ठीक। अब देखिए हम लोग कॉपी से समझे, ठीक है इसको। अब 214 नंबर सवाल क्या पूछा, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर फॉर ए गिवन एप्लीकेशन। बोल रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ट्रांसफार्मर का, किस पे डिपेंड करता है, इन्हें गिवन गिवन एप्लीकेशन दिया हुआ, हम लोग का जो काम दिया गया है ट्रांसफार्मर को, उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किस पे डिपेंड करेगा। मतलब डिपेंड तो नहीं लिखा है, तो ऑप्शन में दिया डिपेंड ऑन सेकेंडरी, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो डिपेंड करेगा सेकेंडरी में। अब देखिए बी ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, इज कांस्टेंट बट नॉट फिक्स्ड, इज फिक्स्ड बट नॉट कांस्टेंट, नॉन ऑफ अबव। बोल रहा है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ट्रांसफार्मर का, तो किसी भी एप्लीकेशन के लिए क्या होता है, डिपेंड करता है सेकेंडरी लोड में, या कांस्टेंट होता है, या फिक्स्ड होता है लेकिन कांस्टेंट नहीं होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम लोग के से डिपेंड डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है N2/N1 इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू V2/V1 इज इक्वल टू I1/I2, ठीक ना, इज इक्वल टू। तो ये जो होता है ना फिक्स्ड होता है लेकिन कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक। जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है के का वैल्यू जो होता है फिक्स्ड होता है लेकिन कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब अलग अलग हो सकता है लेकिन वैल्यू एक होगा फिक्स्ड, ठीक ना।
तो आंसर हो जाएगा, मतलब के का वैल्यू अलग अलग हो सकता है लेकिन कांस्टेंट नहीं होगा सभी ट्रांसफार्मर के लिए। किसी ट्रांसफार्मर के लिए के का वैल्यू 1 भी हो सकता है, किसी के लिए 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिक्स्ड नहीं है लेकिन कांस्टेंट होगा, ठीक ना। मतलब कोई कांस्टेंट मतलब क्या होगा, कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक। ये सॉरी, कांस्टेंट नहीं होगा लेकिन फिक्स्ड होगा, ठीक ना। इट इज़ फिक्स्ड बट नॉट कांस्टेंट, ठीक। तो आंसर हो गया हमारा 214 का सी। अब देखिए 215 नंबर सवाल क्या है, द आउटपुट करंट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर अ ट्रांसफार्मर हैविंग कोर लॉस इज 200 वाट एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी इज 0.5। तो बोल रहा था आउटपुट करंट क्या होगा, मतलब I2 हमको निकालना है और R2 दिया हुआ हमको, ठीक। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं और मैक्सिमम एफिशिएंसी पे देखिए बोल रहा है कि हमारा आउटपुट करंट क्या होगा जब ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा है और उसका कोर लॉस मतलब आयरन लॉस 200 वाट है, एंड उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब ट्रांसफार्मर का जो रेजिस्टेंस है उसको सेकेंडरी पार्ट में हम लोग रेफर कर दिए हैं, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। तो सेकेंडरी रेजिस्टेंस, ये सेकेंडरी करंट हमारा आउटपुट का मतलब आउटपुट में तो सेकेंडरी वाइंडिंग ही रहता है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट क्या होगा, मतलब आउटपुट का करंट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम जब एफिशिएंसी होता है उस टाइम आयरन लॉस इक्वल टू होता है कॉपर लॉस। तो आयरन लॉस हम लोग को दिया हुआ, इसी को कोर लॉस बोलते हैं, वो दिया हुआ 200 वाट, ठीक। तो कॉपर लॉस भी हो गया 200 वाट। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि कॉपर लॉस इज इक्वल टू जानते हैं आई, सेकेंडरी का निकाल आई रेफर किया हुआ तो I2 डैश हो जाएगा, ठीक। तो कॉपर लॉस इज इक्वल टू I2 डैश स्क्वायर इंटू R2। तो हम लोग को I2 डैश निकालना, तो कॉपर लॉस दिया हुआ 200 और I2 डैश का होल स्क्वायर है अपन R2 0.5, तो हमारा हो जाएगा 400। जब पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और आएगा। अब I2 पर होल स्क्वायर है तो इसका रूट कर देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो I2 हो जाएगा हमारा 20 एम्पियर, ठीक। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो 215 का हो गया डी, 20 एम्पियर होगा सर आउटपुट करंट, ठीक। अब देखिए 215 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, द रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज गिवन इन KVA इंस्टेंट ऑफ KB बिकॉज। देखिए अभी ये सवाल हम पहले चर्चा किया, आपको बोल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है वो KVA में होता है, न कि मतलब किलोवाट के जगह पे KVA में क्यों होता है ट्रांसफार्मर का रेटिंग। तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग KVA में इसलिए होता है कि ट्रांसफार्मर का जो टोटल लॉस है ना वो डिपेंड करता है वोल्ट एम्पियर पे, इसीलिए मतलब पावर फैक्टर पे नहीं है यहाँ पे लॉस। लॉस पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं है, लॉस डिपेंड करता है वोल्टेज और करंट पे, इसलिए हम लोग का ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है वो KVA में होता है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा हमारा 216 का डी। 217 नंबर सवाल देख लेते क्या बोल रहा है, द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ए टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द इसेंशियल कंडीशन इज दैट दे शुड हैव द सेम पोलैरिटी। बार बार बोलें कि इसेंशियल कंडीशन में क्या होना चाहिए, पोलैरिटी दोनों ट्रांसफार्मर का सेम होना चाहिए, तभी दो ट्रांसफार्मर को हम लोग पैरेलल में लगा सकते हैं। अगर पोलैरिटी सेम नहीं है तो ट्रांसफार्मर पैरेलल में वर्क करेगा ही नहीं। बाकी X/RE रेशियो अगर इम्पीडेंस रेशियो अगर चेंज है तो भी चल जाएगा, वोल्टेज रेशियो सेम है तो भी चल जाएगा, लेकिन पोलैरिटी अलग नहीं होना चाहिए, इसेंशियल कंडीशन है और वो हमारा इसेंशियल कंडीशन नहीं है, ठीक ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 217 का सी की पोलैरिटी दो ट्रांसफार्मर का सेम रहेगा तभी हम लोग पैरेलल ऑपरेशन दो ट्रांसफार्मर का कर सकते हैं, ठीक। कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अब 218 में सवाल पूछ रहा था कॉपर सेविंग इन द सेविंग इन कॉपर अचीव्ड बाय कन्वर्टिंग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इनटू ऑटो ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय। तो देखिए कॉपर सेविंग जो होता है ना, कॉपर सेविंग जब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करेंगे तो कॉपर का सेविंग होता है, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में जो एक ही बाइंडिंग जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के मतलब तरह वर्क करता है, तो उसमें हमको ज़्यादा कॉपर का यूज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अगर टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर रहेगा तो दो को कॉइल लगाना पड़ता है। और लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर अगर इसको ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए एक ही बाइंडिंग से काम चल जाएगा, तो हमको दूसरा वाला बाइंडिंग नहीं लेना पड़ता है। तो इतना इतना कॉपर का सेव हुआ कि सेकेंडरी बाइंडिंग नहीं ली तो कॉपर सेव हुआ। तो कॉपर सेविंग का मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए फॉर्मूला होता है कॉपर सेविंग में 1/ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑटो का, ठीक।
1/A ऑटो। अब देखिए हम लोग का ए ऑटो बराबर हम लोग जानते हैं, तो ए ऑटो बराबर हो जाएगा N1/N2, मतलब N1 में क्या रहता है, हाई वोल्टेज रहता है, NH/NL, ठीक। तो और हम लोग जानते हैं कि केव इजुकल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इजुकल टू होता है एन, जो हमारा N2/N1 होता है। तो N2 में क्या रहता है, N2 में हमारा रहता है लो वोल्टेज वाइंडिंग, और N1 में हाई वोल्टेज रहता है। हम लोग ने कंसीडर किया, ठीक है, किस स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो हमारा ए ऑटो में उल्टा होता है। तो हम लोग कॉपर सेविंग का फॉर्मूला जानते हैं, सेविंग का 1/A ऑटो होता है, AUTU, ठीक। तो हमारा यहाँ डायरेक्टली के आ जाएगा, मतलब ऑटो का वैल्यू हम लोग जानते हैं एन, हमारा एन क्या होता है, NH/NL, ठीक। उसमें होता है N1/A2, ऑटो का जो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रेशियो है वो होता है N1/A2, टर्न रेशियो। तो जब हम N1/A2 यहाँ पे पुट करेंगे तो N2 ऊपर चल जाएगा और अपन नीचे N1 हो जाएगा, तो N1/N2 का वैल्यू होता है के। तो कॉपर सेविंग डिपेंड किस पे करेगा, डायरेक्टली के पे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे। तो वही बोल रहा है कि कॉपर सेविंग को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय ऑप्शन दे वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, 218 का हो जाएगा बी। बोल रहा है कि कॉपर सेविंग हम लोग अगर प्राप्त कर रहे हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करके, तो हम लोग का जो कॉपर सेविंग है वो किससे प्राप्त होगा, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से, ठीक। तो आंसर हो गया 218 का बी। अब 219 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। 219 नंबर सवाल है, द टाइप ऑफ लोड फॉर विच द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज नेगेटिव। तो ये सवाल देखिए बार बार चर्चा की है इसका, कि हम लोग का वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव या जीरो, सिर्फ नेगेटिव और जीरो सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, वो कैपेसिटिव लोड रहेगा। मतलब कैपेसिटिव लोड रहेगा तो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और कैपेसिटिव लोड हम लोग को क्या करवाता है, लीडिंग पावर फैक्टर देता है। तो अगर पावर फैक्टर पूछता तो लीडिंग बोलते, लोड पूछा है तो कैपेसिटिव बोलेंगे, ठीक। कि वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव कब होगा ट्रांसफार्मर का, जब कैपेसिटिव लोड रहेगा। और अगर लोड नहीं बोलता और बोल देता कि कौन सा पावर फैक्टर में, तो हम लोग बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर में, ठीक। 219 का हो गया हमारा ए। अब 220 नंबर सवाल देखिए आप, while performing the a short circuit test on a transformer usually low voltage side is short circuit because it है। देखिए लो वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक हाई वोल्टेज होगा एक लो वोल्टेज होगा। तो लो वोल्टेज का देखिए प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें वोल्टेज लो होता है और करंट हाई होता है। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट जब किसी भी चीज़ में करते हैं हम लोग तो हाई करंट फ्लो होने लगता है। तो ये जो हमारा वाइंडिंग है देखिए इस प्रॉपर्टीज को कैसे फ्लो करवा देता है, कि इस वाइंडिंग का प्रॉपर्टी है कि हाई करंट को फ्लो करवा पाएगा, लेकिन हाई वोल्टेज वाइंडिंग का प्रॉपर्टी होता है लो करंट फ्लो करवाएगा और हाई वोल्टेज। तो शॉर्ट सर्किट में क्या रिक्वायरमेंट है, हाई करंट, तो वो सिर्फ लो वोल्टेज वाइंडिंग ही दे पाएगा। तो इसके लिए तो ये सूटेबल हो गया, तो इसलिए करते हैं। और सेकेंड रीज़न देखिए क्या है, कि लो वोल्टेज वाइंडिंग में अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कि जो हमारा मान लीजिए सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, उसके बाद वोल्टेज करंट मेजरमेंट के लिए वोल्ट मीटर एमीटर लगाएंगे, सब चीज़ का रेटिंग कम हो जाएगा। तो ये और एक बेनिफिट मिल जाता है लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करने से। तो वही पूछ रहा है कि हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं ट्रांसफार्मर में यूजुअली लो वोल्टेज साइड में क्यों करते हैं, बिकॉज इट हैज़ लोअर टर्मिनल वोल्टेज एंड हायर करंट रेटिंग, ठीक। तो 220 का हो जाएगा सी। अब 221 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए करंट ट्रांसफार्मर वाइल प्राइमरी इज कैरिंग करंट सूट। बोल रहा है जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसका सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है, जब प्राइमरी वाइंडिंग करंट को फ्लो करवा रहा है। तो उस मतलब जब प्राइमरी वाइंडिंग कैरी करंट सूट, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग जब करंट को कैरी करवाना चाह रहा है तो उस टाइम सेकेंडरी वाइंडिंग जो सिटी का होता है ना वो शॉर्ट सर्किट होता है। मतलब सिटी में क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक। शॉर्ट सर्किट। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है 221 का, नॉट बी ओपन सर्किट, नॉट बी शॉर्ट सर्किट, आइदर बी एबव, आइदर ऑफ द एबव। तो देखिए
सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करना है। जब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये मतलब दोनों कॉइल का दोनों सिरा एक वायर से जुड़ जाएगा। तो ये सिरा मतलब ये यहाँ पे ओपन सर्किट तो नहीं ना है, क्लोज एक होता है क्लोज सर्किट, एक होता है ओपन सर्किट। तो ये सर्किट हो गया क्लोज्ड जब इसमें कोई वायर जोड़ती है। अगर ये वायर हटा देंगे तो उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। तो हम लोग को बोल रहा है कि ये सर्किट जो है ना ओपन नहीं रहना चाहिए, मतलब इसका मतलब हो गया क्लोज नहीं, क्लोज रहना चाहिए। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया 221 का ए। अब 222 नंबर सवाल पूछ रहा है, इन लार्ज ट्रांसफार्मर ऑयल इज इनवर्बली यूज इन ऑर्डर टू। बोल रहा जो हमारा बड़ा ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो ऑयल हम लोग यूज करते हैं इनवर्बली, किसके लिए? तो हम लोग ऑयल का यूज क्यों करते हैं लार्ज ट्रांसफार्मर में? क्योंकि तो ऑयल हम लोग इसीलिए ना डालें कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें 3 गो वाइंडिंग है, मान लीजिए ये डूबा हुआ है, ऑयल में डूबा रहता है। तो ये क्या करता है, इस कॉयल को इस कॉयल के साथ इंसुलेटिंग प्रोवाइड करवाता है, मतलब बीच में ऑयल घुस जाता है। तो वो क्या करेगा, इस वाइंडिंग और इस वाइंडिंग को सटने या शॉर्ट सर्किट होने नहीं देगा, तो इंसुलेशन प्रोवाइड करवाएगा, तो इंसुलेट करता है कॉयल को, ठीक ना। ऑयल डालते हैं तो ऑयल इज इनवर्बली यूज इन ऑर्डर टू इंसुलेट द कॉयल, कॉयल को इंसुलेट करता है मतलब इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है, सी। तो 222 का हो जाएगा हमारा सी, इंसुलेट करता है। अब देखिए 223 मतलब लार्ज ट्रांसफार्मर में, ठीक ना। अब 200 एक मतलब देखिए ऑयल डालने का मेन पर्पस है कॉयल को, कॉयल जो हीट हो रहा है उसका हीट को एब्जॉर्ब करना है, लेकिन स्मॉल ट्रांसफार्मर में। और लार्ज ट्रांसफार्मर में जो है ना इंसुलेट करता है, मतलब एक कॉयल को दूसरे कॉयल से इंसुलेट करके रखता है ऑयल, ठीक है। अब देखिए 223 नंबर सवाल पूछ रहा है, डस्ट शुड नेवर बी अलाउड टू एक्यूमुलेट ऑन द वाइंडिंग एंड कोर ऑफ ए ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर बिकॉज इट। बोल रहा है जो हमारा धूल वगैरह होता है वो उसको हम लोग इकट्ठा होने नहीं देते, वाइंडिंग में इकट्ठा होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। और जो हमारा कोर ऑफ ए ड्राई टाइप और जो हमारा सूखा ट्रांसफार्मर है जिसमें ऑयल वगैरह डला हुआ नहीं है, तो उस हम लोग क्या करते हैं उसमें धूल कण वगैरह जमने जमने हम लोग नहीं देते हैं, मतलब किस में, वाइंडिंग में और कोर में। क्यों? उसका क्या रीज़न है? तो उसका रीज़न है हमारा कि रेड्यूस डिसिपिएशन ऑफ हीट। मतलब देखिए उसमें अगर हम लोग जमा होने दे देंगे तो हमारा क्या होगा, तो जमा हो जाएगा ना, तो जो कोयल कोयल है मान लीजिए यहाँ पे धूल का कण जम गया, कोर है ट्रांसफार्मर का, इसमें धूल का कण जम गया, तो जो हीट को, जैसे ये कोयल हीट हो रहा तो हीट होता है तो ऑयल को क्या करता है, ये ट्रांसफ़र कर देता है हीट को, तो डिसिपिएट कर देता है, हीट को बाहर निकाल देता है। तो अगर धूल कण वगैरह जम जाएगा ना तो हीट डिसिपिएशन कम होने लगेगा, मतलब जितना हीट हो रहा था वो सारा हीट ऑयल को ट्रांसफ़र कर रहा था। यहाँ भी मान लीजिए कोर हीट हो रहा था, वायुमंडल में ट्रांसफ़र कर दे रहा था। तो अगर धूल का कण वगैरह आसपास जम जाएगा तो क्या होगा ना, ये जितना हीट अप हो रहा है ना उतना हीट को मतलब बाहर वायुमंडल में नहीं छोड़ पाएगा, ये ऑयल में उतना हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, तो डिसिपिएशन इसका कम हो जाएगा, मतलब हीट को डिसिपिएट जो कर रहा था वो कम हो जाएगा। तो वही पूछ रहा, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं कि रेड्यूस डिसिपिएशन ऑफ हीट। देखिए तो आंसर 223 का हो जाएगा ए, कि जो है क्यों इसलिए अलाउ नहीं करते हैं वहाँ पे, इकट्ठा होने नहीं देते हैं डस्ट वगैरह को, मतलब ट्रांसफार्मर का कोर में और वाइंडिंग में, क्योंकि अगर इकट्ठा होने दे देंगे तो रेड्यूस कर देगा, जो हीट को निकाल रहा था उसको निकालने का दर को रिड्यूस्ड कर देगा, मतलब कम कर देगा। हीट डिसिपिएशन, डिसिपिएशन मतलब निकालना, ठीक ना। और रेड्यूस्ड मतलब घट जाएगा हीट, जो हीट निकलने का प्रक्रिया था या दर था वो घट जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, फिर हीटअप होगा, ट्रांसफार्मर जल जाएगा। अब देखिए 224 नंबर सवाल पूछा, इंक्रीज इन सेकेंडरी करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर ब्रिंग अबाउट इंक्रीज इन प्राइमरी करंट, दिस इज पॉसिबल बिकॉज। बोल रहा है कि अगर हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग का करंट को इंक्रीज करेंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो ये पॉसिबल तभी होगा जब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है इंडक्टिवली कपल्ड होगा, ठीक ना। तो हमारा देखिए दो तरह का कपलिंग होता है, एक होता है हमारा, तो एक होता है हमारा कंडक्टिवली कपल, एक होता है इंडक्टिवली कपल, ठीक। इसमें एक दूसरे बाइंडिंग एक दूसरे को टच नहीं करेगा और इसमें बाइंडिंग एक दूसरे को टच करके पावर को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक।
तो हमारा जो है करंट अगर प्राइमरी में इंक्रीज कर रहे हैं तो सेकेंडरी में तभी इंक्रीज होगा जब हमारा दोनों ट्रांसफार्मर इंडक्टिवली कपल्ड होगा, ठीक। तो 224 का हो गया बी। अब 225 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा है। इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज प्रीफर्ड टू ए कन्वेंशनल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। बोल रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर को हम लोग प्रीफर करते हैं जो हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसके जगह। क्यों? मतलब हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के जगह ऑटो ट्रांसफार्मर को मतलब हम लोग प्रीफर मतलब यूज करते हैं। क्यों प्रीफर करते हैं? क्यों प्रीफर मतलब हो गया कि मतलब हम लोग अपने यूज के लिए मतलब हम लोग अपने काम के लिए यूज कर लेते हैं एज कम्पेयर टू टू वाइंडिंग को छोड़ के ऑटो को। क्यों? तो उसका रीज़न हो जाएगा, तो हम लोग वहीं पे प्रीफर करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर को जहाँ पे जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लो हो, ठीक ना। मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर को प्रीफर तभी करेंगे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के जगह जहाँ हमारा जो हमारा क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो के था ना वो हमारा उसका वैल्यू लो हो, ठीक ना। मतलब मान लीजिए किसी का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 5 है और किसी का मान लीजिए 1 है, तो हम लोग 1 के जगह ऑटो ट्रांसफार्मर को प्रीफर करेंगे, ठीक। 5 के जगह नहीं करेंगे। तो आंसर हो गया हमारा 225 का ए। और 226 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। ट्रांसफार्मर फॉर कांस्टेंट वोल्टेज एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड गुड इफ़ इट्स वोल्टेज रेगुलेशन इज। तो देखिए किसी भी चीज़ का मतलब ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर हो, मोटर हो, वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा लो होना चाहिए। अब वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है ड्रॉप, ठीक है ना। मतलब ट्रांसफार्मर मान लीजिए 230 वोल्ट आउटपुट पे दे मतलब आउटपुट के लिए बनाया डिजाइन किया गया है, तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन मान लीजिए 2% है, ठीक। तो 230 का 2% जो है ड्रॉप हो जाएगा, मतलब आउटपुट पे जो मिलेगा तो 23 दूना 46 मतलब 4.6 वोल्ट कम मिलेगा। मतलब 230 मिलना चाहिए था हम लोग को, तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर 2% है तो हम लोग को वहाँ पे मिलेगा 226 225.4 मिलेगा, ठीक। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है आउटपुट तक पहुंचते पहुंचते ड्रॉप हो जाना। तो वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा ड्रॉप उतना कम होगा। तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन कम हो। तो वही पूछा कि ट्रांसफार्मर कांस्टेंट वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज किए हैं, तो वो मतलब उसको हम लोग गुड कंसीडर कब करेंगे, मतलब अच्छा कब मानेंगे, जब वोल्टेज रेगुलेशन उसका लो हो। तो आंसर हमारा हो जाएगा 226 का हो गया हमारा आंसर ए। अब देखिए लो हो तो जीरो भी बोल सकते हैं लेकिन जीरो नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रैक्टिकली जो है ना वोल्टेज ड्रॉप कभी भी जीरो नहीं कर सकते, तो वोल्टेज रेगुलेशन कभी भी जीरो नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक। अब देखिए 227 नंबर सवाल क्या है। ट्रांसफार्मर सप्लाइंग लोड हैविंग नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज आर्क लोड इज कंसिडर्ड इफ द वोल्टेज रेगुलेशन इज। बोल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर तो 226 का हमारा आंसर हो जाएगा, 226 का आंसर हो गया हमारा ए, कि जो ट्रांसफार्मर को हम लोग गुड तभी कंसिडर करेंगे जब उसका वोल्टेज रेगुलेशन लो हो, ठीक। अब 227 नंबर सवाल पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर सप्लाइंग लोड हैविंग नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, सच एज आर्क लोड इज कंसिडर्ड इफ इट्स वोल्टेज रेगुलेशन इज। तो अगर किसी भी चीज़ का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो अगर नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हो ना, मतलब नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो उसके जगह वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा 227 का होगा हाई। तो हाई वाला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, तो 227 का हो जाएगा बी। बी में दिया हुआ हाई, ठीक ना। मतलब नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स लोड का है, तो आर्क लोड जो होता है आर्क लोड उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस, ठीक ना। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ट्रांसफार्मर से सप्लाई दिए हुए हैं, मतलब आर्क लोड को हम लोग ट्रांसफार्मर से सप्लाई दिए हुए हैं, तो वो है जो आर्क लोड है वो है नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन हाई होगा, ठीक। 227 का हो गया हमारा बी हाई। तो आज यहीं तक रखते हैं और वैसे हम भी थक चुके हैं, ठीक ना। आगे का जो सवाल है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लाएंगे।
सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और उनको बेनिफिट हो सके। थैंक यू फॉर वाचिंग।